हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की मास्टर सीरीज में कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी वीडियो है। तो अगर आपने पहली वीडियो पार्ट 1 को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो जो कैंडिडेट्स स्टेट फेज 2 पेपर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये यूनिट उस स्टेट के भी सिलेबस में अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे यूनिट की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन्हें अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। सो बेसिकली हमें ऐसा प्रोग्राम पूछा गया है जो कि हार्डवेयर की तरह परमानेंट होता है और उसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी में सेव करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो our first option is hardware, second is software, third is firmware, option fourth is more than one of the above, and last is none of these. सो बेसिकली हार्डवेयर हम सब जानते हैं, फिजिकल डिवाइस को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं विच वी कैन सी, लाइक हमारा कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर स्क्रीन है। तो ये सब चीज़ें फिजिकल डिवाइस है। सेम वे में सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर यानी कि कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज लाइक यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एनी सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर मेंट टू बी परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स देते हैं उसे ही सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर भी एक स्पेशल टाइप की सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में इम्बेड की जाती है, यानी कि हार्डवेयर में उसे उसे स्टोर किया जाता है। एंड ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है बिटवीन दी हार्डवेयर एंड दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस से कैसे कम्युनिकेट कराना है, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है ये फर्मवेयर। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर बेसिकली कहाँ पे होता है? तो फर्मवेयर जो है ये हम लोग रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उसमें इसको स्टोर किया जाता है। या फिर आपके पास डबल ई प्रोम जैसे होता है, जो प्रोम का ही एक एग्जांपल है, एडवांस्ड वर्जन है, तो वहां पे हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। या फिर आपका फ्लैश मेमोरी होता है, वहां पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। और बेसिकली कहाँ पे ये फर्मवेयर यूज़ किए जाते हैं, इनका काम क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन या फिर डेस्कटॉप को, अपने लैपटॉप को जब हम लोग बूट करते हैं, यानी कि जब रीस्टार्ट करते हैं या जब शटडाउन से हम रीओपन कर रहे होते हैं अपना लैपटॉप को, तो उस टाइम पे बूटिंग होती है। तो जो बूटिंग होती है, इन सब का प्रोग्राम कौन से हम बटन क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये सब चीज़ें जो बाइंड अप होती है, कौन सा प्रोग्राम रन करना है, तो ये सब चीज़ें सब का सब फर्मवेयर ही हैंडल करता है। तो इसी वजह से फर्मवेयर इज द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड दे आर स्टोर्ड इन दी रोम। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड जो फर्मवेयर है, ये कई सारे डिवाइसेस में फर्मवेयर बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होते रहता है, जिससे कि जो भी बग्स हैं या फिर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ये सब काम हमारा फर्मवेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब को हम लोग वाल्व्स के नाम से भी क्यों जानते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। Next is because they can stop and allow the flow of current. Option C is because they allow flow of current in multiple direction. Option D is more than one of the above, and last is none of these. So basically वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग वाल्व्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये करंट की जो फ्लो है, यानी कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि जो हमारा कैथोड होता है, जो निगेटिव टर्मिनल है, वहां से एनोड यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके तरफ वो डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, वो इस तरीके से फ्लो करती है।
तो इस चीज को ही स्टॉप करना, अलाउ करने का काम जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स का होता है। एंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दे अलाउ फ्लो ऑफ करंट इन मल्टीपल डायरेक्शन, सो दिस इज नॉट ट्रू। एंड ये आपको इसका एक ऑप्शन नाम बताना है कमेंट में कि अ, वैसा डिवाइस कौन सा है जो कि वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है या फिर उसको स्ट्रांग बना देता है। तो जब आप लोग साउंड चैप्टर पढ़े होंगे, साउंड वेब्स जो है उसमें एक एम्पलीफायर करके एक डिवाइस होती है जो वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देती है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, उसको वो इंक्रीज कर देती है। तो ये तो एक हो गया साउंड चैप्टर से। बट हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी एक ऐसी डिवाइस पढ़ी है जो कि आपके जो नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं जो इंटरनेट वर्ल्ड में रोटेट कर रहे होते हैं, उनकी भी सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, उसको भी एम्पलीफाई करने का काम एक डिवाइस का होता है। उस डिवाइस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये डिवाइस के लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये डिवाइस आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आता है, तो इसका कमेंट आप जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दे कैन स्टॉप एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज। तो सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है, और पेरिफेरल डिवाइस यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज बस, सेकंड ऑप्शन इज लाइन, ऑप्शन सी इज मीडिया, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो बेसिकली सो बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन है बस। सो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बस, क्योंकि बस जो है वही आपका एक कम्युनिकेशन चैनल बोल लो आप, या फिर कम्युनिकेशन लाइन की तरह काम करता है, सिस्टम की तरह काम करता है, जो आपके डेटा को कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि आपका सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है, आईओ डिवाइसेस हैं, तो उनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा को मेमोरी यूनिट से किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से डेटा को रीड करना, राइट करना, तो ये सब उस डेटा एड्रेस पे, उस मेमोरी एड्रेस पे जाने का काम, वहां से डेटा को फेच करके लेके आना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब काम किसका होता है, बसेस का होता है। सो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल में there are three types of buses. The first one, the first one is the data bus. डेटा बस, डेटा बस का काम क्या होता है कि ये जो डेटा है, जो मेमोरी यूनिट में जो आपका जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, वहाँ पे जो डेटा आपका अवेलेबल है, स्टोर किया गया है, उस डेटा को वहाँ से फेच करना, डेटा को वहाँ उस एड्रेस पे रीड करना, ये सब डेटा को कैरी करने का काम जो है ये डेटा बस का होता है। जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल डेटा है उस डेटा को कैरी करना, ये काम होता है डेटा बस का। और डेटा बस की एक और फंक्शनैलिटी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ दी जाती है कि डेटा बस का नेचर क्या है। सो डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। इसके बाद से दूसरा है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस, एड्रेस बस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एड्रेस को कंटेन करेगा। सो बेसिकली इट कैरीज दी इट कैरीज दी एड्रेस ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी की एड्रेस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है, वो मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर रखता है। तो मेमोरी एड्रेस दैट सीपीयू वांट्स टू एक्सेस। ये मैं छोटे छोटे डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो पाएगा। एंड इसकी जो फंक्शनैलिटी है या फिर नेचर आप कह लो, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनली नेचर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट है जो आपका, वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में हम लोग सिग्नल्स पास करते हैं, जैसे कि किसी भी फाइल को रीड करना है तो हम रीड सिग्नल देंगे, किसी फाइल को राइट करना है तो राइट सिग्नल देंगे। इस तरीके से कहीं पे जंप करना है, कोई इंटरप्ट है, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से कैरी की जाती है। सो बेसिकली इट कैरीज दी कंट्रोल सिग्नल्स लाइक रीड हो गया, राइट हो गया, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल सिग्नल कैप्चर करता है। और कंट्रोल सिग्नल भी जो है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑकर्स इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब हो गया कि किसी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। लाइक कोई पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस की मदद से कैसे उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ये चीज़ें ही इंस्ट्रक्शन साइकिल बताती है। सो बेसिकली मैं एक लाइन में इसको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ steps that a CPU follows to execute an instruction। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो सीपीयू फॉलो करता है टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें कौन कौन से मेन फेजेस हैं। सो देर आर 3 मेन फेजेस। द फर्स्ट फेज इज द फैच। सबसे पहले तो हमें ये फैच करना पड़ेगा कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। जैसे कि अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है। उसके बाद से दूसरी चीज होती है कि कौन कौन से डेटा पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। एंड हम फैच कहाँ से करते हैं, तो फ्रॉम दी मेमोरी। मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर है, मेमोरी में ही हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है, तो वहां से हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं। तो ये काम किसका होता है, सीपीयू फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी मेमोरी, यूजिंग विच रजिस्टर, यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, या फिर आप कह लो आईएआर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, या फिर इंस्ट्रक्शन काउंटर, इसकी मदद से जो हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को स्टोर करके रखता है, तो इसकी मदद से सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी मेमोरी। उसके बाद से जब आपका इंस्ट्रक्शन फैच हो गया तो उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से होती है डिकोडिंग, या फिर मैं सिर्फ डिकोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले अब इसमें किसका काम आएगा, इसमें कंट्रोल यूनिट आएगा। कंट्रोल यूनिट डिकोड्स दी इंस्ट्रक्शन, जो कि अभी अभी हमने फेच करा है। सो इट डिकोड्स दी इंस्ट्रक्शन विच इज फेच्ड फ्रॉम दी मेमोरी। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। लाइक हम लोग लिखते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में कि एड a,x, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन हो गया एक। तो इस इंस्ट्रक्शन में ये जो ऐड लिखा हुआ है, ये ऐड बताता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं कि ऑपकोड। ये ऐड क्या है, इस ऐड को हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑपकोड बोलते हैं। और ए है, ए यहाँ पे ए मैंने लिखा, ए के बाद एक्स मैंने लिखा, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स। और इनको अदर टर्म्स में हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। सो ये फर्स्ट वाला ऐड जो है ये ऑपकोड है, जो ये बताता है कि विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। एंड ए और एक्स जो है ये आपके रजिस्टर्स होते हैं, और इसे हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो इसी ऑपरेंड्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, क्योंकि रजिस्टर इज व्हाट, रजिस्टर इज अ स्टोरिंग बॉडी। स्टोरिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर्स को। एंड रजिस्टर्स आर स्टोर्ड, लाइक उस वो जो डेटा पे हम ऐड परफॉर्म करने वाले हैं वो डेटा इसी रजिस्टर्स में लाइक स्टोर होता है। तो ये आपका डिकोड हो गया। तो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है उससे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि जो हमारा एएलयू है, सीपीयू के अंदर जो हमारा एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो अब इसको परफॉर्म करता है। जो भी आपके अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ये एएलयू परफॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से आपके एग्जीक्यूट, डिकोड और फेच फंक्शंस वर्क करते हैं। सो इसी वजह से क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो ऑप्शन डी जो है, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि एन इंटरप्ट कैन बी टेम्पोरली इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। सो कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जो कि कंप्यूटर टेम्पररी बेसिस पे इग्नोर कर सकता है। हमारे ऑप्शन हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट, ऑप्शन बी इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन सी इज मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरप्ट क्या होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटरप्ट बेसिकली कोई मान लीजिए आपका सीपीयू जो है वो कोई एक
ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था और उसी बीच में कोई एक ऐसी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी टास्क आ गई जिसको अब इमीडिएट अटेंशन चाहिए सीपीयू से, तो वहाँ उस केस में वो जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो क्या करेगा, वो इंटरप्ट जनरेट करेगा, क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी है उसकी और उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए सीपीयू का। इसी वजह से वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और उसी सिग्नल को हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। सो इसकी भी एक मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इट इज व्हाट इज इंटरप्ट, what is interrupt? So it is a signal to the CPU that something needs immediate attention। तो ये बेसिकली हो गया इंटरप्ट। अब इंटरप्ट भी दो तरह के होते हैं। There are two types of interrupt. The first one is the hardware interrupt. Let me write this down like this. The first type is the hardware interrupt and the second type is software interrupt. So नाम से ही पता चल रहा है, वैसे इंटरप्ट जो हार्डवेयर डिवाइसेस जनरेट करेंगे उसे हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट बोलेंगे, और जो सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा उसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलेंगे। सो अब आ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं कि कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जो कि कंप्यूटर उसको इग्नोर कर सकता है। तो वैसे इंटरप्ट को हम लोग बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। सो मास्केबल इंटरप्ट वैसे इंटरप्ट होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, जिसको सीपीयू इग्नोर कर सकता है। एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं? वैसे इंटरप्ट जो कि नॉन एस्केपेबल हैं या फिर जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो वैसे इंटरप्ट को हम लोग नॉन मास्केबल बोलते हैं। एंड मास्केबल इंटरप्ट आर दोज इंटरप्ट विच कैन बी टेम्पोरेली इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। तो ये बेसिकली होता है। एंड एक और ऑप्शन में लिखा हुआ है वेक्टर्ड इंटरप्ट। सो वेक्टर्ड इंटरप्ट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इंटरप्ट वेयर द सीपीयू इज लाइक डायरेक्टली गिवन द एड्रेस टू दी आईएसआर, लाइक जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है उसको पूरी की पूरी ऑथेंटिसिटी दे दी जाती है, पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया जाता है और सीपीयू का जो है वहां से डिपेंडेंसी कम हो जाता है। तो ये होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट की, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सीपीयू से हट करके आईएसआर को दे दी जाती है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को दे दी जाती है। तो ये होता है तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हमने देखा। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन अ माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। सो माइक्रो प्रोसेसर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होने वाला है उसकी एड्रेस हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैक पॉइंटर, नेक्स्ट इज एड्रेस स्लैश, ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। इसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर भी बोलते हैं या कई जगहों पे इंस्ट्रक्शन काउंटर भी बोल दिया जाता है। सो आपको नाम से नहीं घबराना है। इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड इट इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेटिव यूज ऑफ विच गेट्स। सो आपको पता होगा कि हमारे डिजिटल सर्किट में दो ऐसे गेट्स हैं जिसे हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और इन दोनों गेट्स की मदद से हम बाकी रिमेनिंग जितने भी गेट्स हैं डिजिटल सर्किट में उन सभी गेट्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल सर्किट में जो दो गेट्स हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट, दीज टू गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। सो इसी वजह से इन दोनों की मदद से हम लोग बाकी अदर जो गेट्स हैं उसको भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो अदर लॉजिक सर्किट्स हम लोग डिजाइन करते हैं उसको भी इन दोनों गेट्स की मदद से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, एन और गेट हैज 4 इनपुट्स एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल विल बी। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर स्टेट पेपर में पूछा गया था। तो जो कैंडिडेट्स स्टेट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th एंड 12th को पेपर को टारगेट कर रहे हैं, चूंकि हो सके तो जुलाई मंथ में कंडक्ट किया जाएगा, तो अगर आप लोग डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कई सारी स्टेट्स की वीडियो भी अवेलेबल हैं,
और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के भी वीडियोस जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी सिलेबस है वो सिलेबस वहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी क्वेश्चंस अलग होंगे और उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, बट हाँ कोई कुछ लेवल जो है वो अलग अलग होता है दोनों का। बट आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, इससे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि एन और गेट बेसिकली समेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहे हैं कि अगर और गेट में हम लोग 4 इनपुट्स दे देते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे ट्रुथ टेबल में। सो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 raised to power n वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इनपुट्स। सो अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है इन दिस क्वेश्चन, सो 2 raised to 4 विल बी 16। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये पूछा गया है। सो फर्स्ट इज दे यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। नो, दिस इज नॉट ट्रू। डिजिटल सर्किट्स में फॉर कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्किट्स में हम लोग डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं 0 और 1 के टर्म्स में। सो ऑप्शन ई इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका हम लोग यूज हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए तो करते ही है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन 1010 एंड 1100 इन बाइनरी। सो हमारे को ये दो नंबर्स दिए गए हैं और इस पे हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो सबसे पहले हमारा ये 1 है, एमएसबी पे 1 है और इधर एमएसबी पे 1 है, तो 1 and 1 दैट स्टार्टिंग विल बी 1। हमारा जो रिजल्टेंट एमएसबी होगा वो भी 1 होगा, बिकॉज ट्रूथ टेबल आई होप कि आपको पता होगा एंड टेबल का। लेट मी राइट दिस डाउन। सो सबसे पहला है 0 0, देन 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। सो सबसे पहले एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि जो 0 0 बिट्स है उस पे 0 होगा। ऑड नंबर ऑफ अगर 0 है तो उस पे भी 1 होगा, सॉरी 0 होगा। एंड अगर दोनों ही जो बिट्स हैं, दोनों ही इनपुट हैं, अगर वो 1 है, उस केस में ही एकमात्र 1 रिटर्न करता है एंड गेट। सो ये आपका ट्रूथ टेबल है, ये आपका ट्रूथ टेबल है। ये हो गया आपका आउटपुट। ये फॉर एग्जांपल आपका इनपुट ए है और ये आपका इनपुट बी है। सो इस तरीके से आपको देख करके जस्ट इसकी रिटर्न आंसर रिजल्ट दे देनी है। तो 1 1 पे 1 आएगा, 0 1 पे 0 है। नेक्स्ट है आपका 1 0, 1 0 पे भी 0 है। एंड लास्ट आपका 0 और इधर भी एलएसबी पे 0। सो इस पे भी 0 0 पे भी 1 है, सॉरी 0 0 पे भी 0 है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1000 आएगा, दैट इज 8 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हम लोग वीडियो गेम्स में, फ्लाइट सिमुलेशन में, ट्रेनिंग सिमुलेशन में, इन सब चीजों पे यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी इज लाइट पेन, ऑप्शन सी इज जॉयस्टिक, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ दीज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में भी दो पैनल्स होते हैं, दो बटन्स होते हैं और उसकी हेल्प से ही हम लोग वीडियो गेम्स हो गया या फिर ट्रेनिंग सिमुलेशन हो गया वहां पे यूज करते हैं। सो जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको वो समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज वीडियो को एक बार पीछे जाके जरूर देखिएगा। और अगर फिर भी डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में हमें पूछिएगा। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी एडिशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल बीसीडी डिजिट। सो बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बाइनरी कोडेड डेसिमल में जब हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं, सो जो मैक्सिमम वैल्यू
हम लोग एक सिंगल बीसीडी डिजिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। सो बेसिकली बीसीडी में हम लोग 0 से लेकर के 9 तक को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आगे की जो नंबर्स होते हैं उसमें हम लोग अल्फाबेटिकल नंबर्स में, लाइक लेटर्स में हम लोग फिर कन्वर्ट करने चले जाते हैं। सो बीसीडी में हमारा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 9 तक है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 9, बट इन आवर ऑप्शन देर इज नो any option that is matched with 9. That is why our correct option is none of these. So BCD में हम लोग एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का यूज करते हैं। सो जैसे कि इस 9 को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं 9 को कैसे लिखूंगा, 1 0 0 एंड 1। सो इस तरीके से हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे 5 लिखना है, सो इन केस ऑफ 5 व्हाट आई विल राइट इन बीसीडी, आई विल राइट 0 1 0 1। सो इट मस्ट बी इन 4 बिट्स। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये 4 बिट्स में होना चाहिए। सो दैट इज वाई ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन आंसर, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं है हमारे ऑप्शन में, इसी वजह से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल डायग्राम बिलो। सो इस तरह के क्वेश्चंस आना काफी रेयर है, बट फिर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया है। सो आपको इसमें बताना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गेट कौन वाली है। सो यहाँ जो स्टार्टिंग में बबल लगा है ये ट्रायंगल शेप में है, तो ये हमारा नॉट गेट है। विच गेट, नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोल देते हैं। सो ये हमारा नॉट गेट है। फिर ये वाला जो गेट है ये हमारा कौन सा गेट है, ये गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट जिसे हम लोग पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन, दिस गेट इज द और गेट। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कोई डायग्राम दिखे तो सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करिए कि उसमें कौन कौन सी गेट्स अवेलेबल है। अब उसके बाद से आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो वर्क करेगा। तो सबसे पहले जब ये ए इनपुट इसको दिया जाएगा तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए बार। ए बार करेगा। सेम वे में जब ये बी हम इसे इनपुट देंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे बी बार। इस तरीके से रिटर्न करेगा। जब ए बार और बी बार को जब हम लोग एंड गेट में देंगे तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए बार एंड ये हो गया हमारा बी बार। तो इस तरीके से ये इनपुट यहां पे मिलेगी। सेम वे में जब ये वाला चीज यहां आएगा तो ये हो गया एंड गेट है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ए और बी एज इट इज आ रहा है, तो यहां पे हो गया ए इंटू बी। अब ये वाला इनपुट इधर से इसको भेजा जा रहा है और ए बार बी बार वाला इनपुट इसको भेजा जा रहा है, दैट इज और गेट को भेजा जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब जब ये और ऑपरेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये इधर से इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी ए बी का होल बार प्लस ए बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि sorry, the option D is the correct answer. A dash B dash plus AB. So option D is the correct answer. So I hope कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। A बार B बार और फिर बीच में आ जाएगा प्लस, और ये AB यहाँ से जो आ रहा था वो इसमें जाकर के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। सो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से एग्जांपल किधर आते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सीक्वेंशियल क्या होता है। सो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखते हैं। सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट रिक्वायर्स अ क्लॉक एंड सीक्वेंशियल सर्किट डज नॉट। नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टोर्स द प्रीवियस स्टेट and option C is sequential circuit uses the memory element whereas combinational do not. and next है आपका कि more than one of the above and last is none of these.
सो बेसिकली जो हमारा कम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें कोई भी ऐसी मेमोरी एलिमेंट नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कम्बिनेशनल का नोट कर लेते हैं। सो कम्बिनेशनल में सबसे पहले कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, नो मेमोरी एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कम्बिनेशनल में हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ जो करंट स्टेट है, यानी कि जो करंट इनपुट है उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद से जो कम्बिनेशनल सर्किट है उसमें हमारा क्लॉक की भी यूज नहीं होती। कम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक हम लोग यूज नहीं करते, और जो आउटपुट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे, करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आपका आउटपुट है, आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट इनपुट। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें नो यूज ऑफ क्लॉक। ये हो गया मेन डिफरेंस कम्बिनेशनल की। और अब आ जाते हैं सीक्वेंशियल पे। सीक्वेंशियल में क्या होता है? सीक्वेंशियल में मेमोरी एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, मेमोरी एलिमेंट, उसके बाद से क्लॉक इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एंड पास्ट, जो प्रीवियस इनपुट्स हैं, प्रीवियस स्टेट्स थी, उन पे भी डिपेंड करता है आउटपुट। तो अब आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे कि कम्बिनेशनल सर्किट में रिक्वायर है क्या क्लॉक, और सीक्वेंशियल में यूज नहीं होता क्लॉक का। या फिर कम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग प्रीवियस स्टेट्स भी स्टोर करते हैं, या फिर सीक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ मेमोरी एलिमेंट यूज होती है और कम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीक्वेंशियल में हम लोग मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं और कम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सर्किट डिपेंडेंसीज। सो ये भी क्वेश्चन आप इस वाले पॉइंट से दे पाओगे कि कम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी करंट इनपुट एंड द पास्ट इनपुट। सो नो, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है कि इन अ सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट। नो, ये अगर यहाँ पे लिखा होता है कम्बिनेशनल, देन इन दैट केस दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इन अ सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सो सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा मेमोरी इवॉल्व है, होता है, बट हमसे नॉट पूछा गया है। सो मेक श्योर कि आप ये नॉट को इग्नोर ना करें। So this is the correct option. It is a characteristic of sequential. Then requires clock or triggering. Yes, this is also correct. And output depends only on the input. No, this is not correct. Output depends on the current input as well as the past state, previous state. So this is why option C is the correct answer. क्योंकि not पूछा था, इसी वजह से option C is the correct answer. In a half adder circuit, what are the outputs? सो हाफ एडर सर्किट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आई होप कि आपको ट्रूथ टेबल पता होगा। सो सबसे पहले हम लोग वो चारों पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और फिर 1 1। सो ये आपके ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब हम लोग इसका एक सम बनाएंगे और एक हमारा होता है कैरी। तो सबसे पहले 0 0 पे सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। 0 1 पे सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 होगा। 1 1 पे सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 होगा। और ये 1 1 है, 1 1 पे 1 1 दैट मीन्स 1 1 2 हो जाता है, एंड 2 को हम लोग 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 आपका कैरी हो गया और जो यूनिट, जो बेस है वहां पे आपका 0 हो जाएगा। सो ये बेसिकली आपके आउटपुट्स होते हैं हाफ एडर की। हाफ एडर जब हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं सिंगल बिट का, 2 बिट का, तो वहां पे हम लोग हाफ एडर यूज करते हैं। जब 3 बिट का यूज करना होता है तो हम लोग फुल एडर यूज करते हैं। तो जब आपके आउटपुट्स की बात होगी तो एक सम और एक कैरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से गेट्स का यूज किया जाता है सम के लिए, कैरी के लिए, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो जो ये सम है इसके लिए हम लोग एक्सऑर गेट यूज करते हैं और कैरी के लिए एंड गेट यूज करते हैं। सो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए।
एंड अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टर रहता देन इन दैट केस डिफरेंस एंड बोरो वुड बी द आंसर, बट हाफ एडर है इस वजह से सम एंड कैरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन डिजिटल लॉजिक। सो डिजिटल लॉजिक में हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज क्यों करते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। सो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। सो ये आपका लॉ है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, एंड इसका यूज हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बाइनरी एडिशंस को परफॉर्म करने के लिए, सो इन सब जगहों पे हम यूज करते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नैंड गेट क्या होता है आप सबको आई होप पता होगा। जैसे कि ये ए है, ए प्लस बी, अगर मैंने ये लिखा और इसके ऊपर मैंने होल बार लगा दिया, तो अगर मुझे इसका डिमॉर्गन्स थ्योरम लिखना होगा तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बनेगा। सो ये आपके लिए है, एंड जरूर आप लोग कमेंट में जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आप प्लीज़ उसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा कमेंट्स में। आई विल चेक योर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू इट। सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस कि आप आंसर्स जरूर कमेंट में रिप्लाई करें। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। सो इट इज वोलाटाइल इन नेचर, next is it stores the data permanently, it allows both read and write operations, and option D is more than one of the above, and last is none of these. So it is volatile in nature, yes this is true. Next is it stores the data permanently, no this is not true. रोम रहता रीड ओनली मेमोरी, सो वहाँ पे हम लोग डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, बट रैम में हम लोग डेटा को टेम्परेरीली सेव करते हैं। नेक्स्ट है कि इट अलाउज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज वाई ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं और भी TRE4 और स्टेट से रिलेटेड अपडेट्स हर दिन शेयर करते रहता हूँ। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको इस चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर्स डेटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज। सो मैग्नेटिक स्टोरेज की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं कौन कौन से डिवाइस। सो फर्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी इज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, नेक्स्ट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी। इन दोनों ही यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जितने भी आज हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, जो भी हमने डिस्कशन की, वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट यूनिट, कौन सी नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कौन सी यूनिट पे। तो प्लीज़ पुट योर डाउट्स इन द कमेंट एंड प्लीज़ लेट अस नो योर सजेशंस अबाउट द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।